डेपुटेशन पढ़ रहे थे। शिमला डेपुटेशन, शिमला वफ़द, मुसलमानों का एक वफ़द जो शिमला के मकाम पर गया था लॉर्ड मिंटो से मिलने के लिए। लॉर्ड मिंटो क्योंकि उस वक़्त वायसराय आ गए थे। 1905 से लेकर 1910 तक ये इनका टेन्योर था लॉर्ड मिंटो का। ये आपको आना चाहिए कि जब शिमला डेपुटेशन हुआ था उस वक़्त इंडिया का वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो था। लॉर्ड मिंटो से मिलने गए थे। 1 अक्टूबर 1906 को गए थे। कौन? 35 मुस्लिम मेंबर थे इंडियन मुस्लिम लीग के। प्रोमिनेंट इंडियन मुस्लिम लीडर थे जिनकी सदारत सर आगा खान थर्ड ने की थी। सर आगा खान थर्ड ने 35 मेंबर्स थे जो लॉर्ड मिंटो से मिलने के लिए गए 1906 में शिमला के मकाम पर। शिमला में इसका बेसिक पर्पस क्या था, इसकी डिमांड क्या थी? इसका पर्पस तो यही था, एक तो ये है कि मुसलमानों की जो थी सेपरेट सीट्स होनी चाहिए। किस चीज़ में? वो इलेक्शन में, वो कोई भी चीज़ हो, जॉब्स हो, जो भी चीज़ है उसमें सेपरेट सीट्स होनी चाहिए। एक सेकंड, कोर्ट्स में मुसलमानों की सीट्स होनी चाहिए। इलेक्शन में मुसलमानों की सीट्स होनी चाहिए। असम्बली में मुसलमानों की नुमाइंदगी दी जानी चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ में मुसलमानों के लिए अलहदा से जॉब होनी चाहिए। अब इनमें सबसे जो अहम चीज़ थी वो सेपरेट इलेक्टोरेट की शर्त थी। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या चीज़ है? सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर एग्जांपल एक एरिया है। ये आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एक एरिया है। इस एरिया में टोटल आबादी है 5 लाख। 5 लाख आबादी है जिसमें से 4 लाख हिंदू हैं, 1 लाख मुसलमान हैं। अब 4 लाख हिंदुओं में से भी एक कैंडिडेट खड़ा होगा, मुसलमानों से भी एक कैंडिडेट खड़ा होगा। अब जीतेगा तो यही, साफ ज़ाहिर है हिंदू जीतेगा। क्यों? क्योंकि इनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, 4 लाख हिंदू हैं, जब इसे वोट देंगे ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो मुसलमानों ने कहा कि ये सरासर नाइंसाफ़ी है। आप हिंदुओं के लिए अलहदा नुमाइंदा हो, जहाँ पे मुसलमानों की मेजॉरिटी है वहाँ पे एक अलहदा नुमाइंदा हो, ताकि मुसलमान भी हुकूमत में आ सकें। तो फिर ये सेपरेट इलेक्टोरेट की शर्त थी जिसे लॉर्ड मिंटो ने कहा था कि ठीक है, मैं आपकी इस शर्त को समझ रहा हूँ। आपकी ये जो शराइत हैं ये जायज़ हैं और फ्यूचर में आपकी ये शर्त मान ली जाएगी, क्योंकि हम फ्यूचर में एक्ट लेकर आ रहे हैं, जो बाद में एक्ट लेकर आए थे मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स के नाम से। तो इन्होंने कहा कि उसमें जो है आपकी इस शर्त को हम मानेंगे। तो क्योंकि ये जायज़ शर्त थी, ये शिमला डेपुटेशन का बेसिक पर्पस ये था। लॉर्ड मिंटो को मिलने गए थे, सर आगा खान ने लीड किया था, 35 मेंबर थे, शिमला के मकाम पर गए थे और बेसिक पर्पस यही था, सेपरेट इलेक्टोरेट की शर्त। अब उसके बाद 1906 में जब वहाँ से वापस आए तो फिर तीसरी उन्होंने कहा कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गई है फर्स्ट 1905 में। 1906 में एक वफद भी मिल आया है लॉर्ड मिंटो से। तो इसके बाद उन्होंने सोचा मुसलमानों ने कि अब हमें एक अलहदा से अपनी जमात बनानी चाहिए, क्योंकि जो कांग्रेस है वो मुसलमानों को राइट नहीं दे रही, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को राइट दे रही है। वो जब भी अपने हकूक़ की बात करते हैं उनकी मानी जाती है। इस वजह से मुसलमानों की भी एक अलहदा से जमात होनी चाहिए। अब ये इसका बैकग्राउंड था। अब कांग्रेस हम पढ़कर आ चुके हैं, कांग्रेस 1885 में हुई थी, ए ह्यूम ने फाउंड किया था। शिमला डेपुटेशन 1906 में गया था 1 अक्टूबर 1906 को। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी कब? 30 दिसंबर 1906 को। कहाँ पे? ढाका में। और ढाका में ही मुस्लिम लीग यहाँ पे फाउंड हो गई थी। ये आप देख रहे हैं, ये मेंबर जितने भी सारे बैठे हैं ये फाउंड किया था इन्होंने। ये सारे मेंबर थे उस वक्त। 30 दिसंबर 1906 को ढाका कॉन्फ्रेंस में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंड हुई थी। कहाँ पे? क्वेश्चन आए कहाँ पे फाउंड हुई थी? ढाका में। इसका हेड क्वार्टर पूछते हैं कहाँ पे है? लखनऊ में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का हेड क्वार्टर लखनऊ में है। इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? सर आगा खान थर्ड थे, जो शिमला डेपुटेशन लेकर गए थे, वही पहले प्रेसिडेंट थे।
सर सलीमुल्लाह या नवाब सलीमुल्लाह, जिसे नवाब ऑफ ढाका भी कहते हैं, वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के फाउंडर थे। और मोहम्मद शफ़ी ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का नाम तजवीज़ किया था। मोहम्मद शफ़ी ने। क्वेश्चन आता है, हु क्विंड द नेम ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? क्विंड मीन्स नाम तजवीज़ करना। मोहम्मद शफ़ी ने किया था। अब वकारुल मुल्क और मोहसिनुल मुल्क, ये दो नाम हैं। इन दोनों को जॉइंट सेक्रेटरी बनाया था। ये दोनों पहले जॉइंट सेक्रेटरी थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के। पहला सेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1907 में हुआ था, कराची में हुआ था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो दिसंबर 1906 को फाउंड हो गई थी, लेकिन इसका जो पहला इजलास है, सेशन है, वो दिसंबर 1907 को हुआ था कराची में। ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था? दिसंबर 1907 में। और कैद आज़म ने कब ज्वाइन किया था? 1913 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को 1913 में ज्वाइन किया था कैद आज़म ने। अब इसका पर्पज़ क्या था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाने का पर्पज़ यही था कि ब्रिटिश मुस्लिम यूनिटी हो सके, बरतानिया और मुसलमानों के दरमियान इंटरेक्शन हो सके, मुसलमानों की एक ऐसी जमात हो जो नुमाइंदगी करे मुसलमानों की, और अपने हकूक़ के बारे में ब्रिटिशर्स को बताए कि हमें ये चीज़ चाहिए, यहाँ पे हमारा राइट बनता है। फर्स्ट ये था पर्पस। सेकंड, मुसलमानों के हकूक़ को उजागर करना था। थर्ड क्या था? गुड रिलेशन विद और अदर नेशन, दूसरों के कौमों के साथ भी अच्छे रिलेशन करने हैं, ये इसका मकसद था। अब 1913 में जाके इसका मकसद चेंज हुआ था। 1913 में जाके इन्होंने कहा था कि हमें भी पावर चाहिए, ताकत चाहिए, जो कि हर पार्टी चाहती है कि उन्हें पावर मिले, उन्हें सीट्स मिलें। ये 1913 में जाके इनका ये इरादा बना था, इनका मोटिव चेंज हुआ था। शुरू में इनका ये मोटिव था। नेक्स्ट है मिंटो मॉले रिफॉर्म्स। अब जो शिमला डेपुटेशन गया था 1906 में, सर आगा खां की सरबराही में लॉर्ड मिंटो से मिला था। वहाँ पे मुसलमानों ने एक शर्त की थी कि हमें हमारे हकूक़ दिए जाएँ। कौन से हकूक़? हमें सेपरेट इलेक्टोरेट के हकूक़ दिए जाएँ, जुदागाना इंतखाबात के हकूक़ दिए जाएँ, जहाँ पे मुसलमानों की मेजॉरिटी है, मुसलमान हुकूमत करें, अपना नुमाइंदगा खड़ा करें, और जहाँ पे हिंदुओं की मेजॉरिटी है, वो वहाँ हुकूमत करें। अब लॉर्ड मिंटो को ये बात अच्छी लगी थी। उन्होंने कहा ये हकूक़ पे बेस बात कर रहे हैं और अच्छी बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने 1909 में एक एक्ट दिया था, जिसे मिंटो मॉले रिफॉर्म्स भी कहते हैं या इंडियन कौंसल एक्ट भी कहते हैं। 1909 में ये इंडियन कौंसल एक्ट के नाम से हुआ, मिंटो मॉले रिफॉर्म्स के नाम से आया 1909 में। अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा ठीक है, हम आपकी शर्त मानते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट की शर्त कबूल हो गई थी यहाँ पे पहली दफ़ा, और मुसलमान बहुत खुश हुए थे यहाँ पे। सेपरेट इलेक्शन हो गए मुसलमानों के। और दूसरा क्या था? इंक्रीज द पावर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो कानून साज असम्बली है, लेजिस्लेशन कहते हैं कानून साजी को, कानून साज जो असम्बली है, उसकी जो ताकत है उसको बढ़ा दिया जाएगा, उसकी पावर को इंक्रीज कर दिया गया। ये भी हुआ था मिंटो मॉले रिफॉर्म्स में। और तीसरी जो चीज़ थी, इंडियंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल, इंडियन को भी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में डाला था, कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है, जो कानून साजी की काउंसिल है, ये डिफरेंट सीट्स अनाउंस करती हैं, उसमें इंडियंस की नुमाइंदगी भी होगी। ये तीन चीज़ें थीं, और ये मिंटो मॉले रिफॉर्म्स मुसलमानों के लिए स्पेशली बहुत ही खुशी की खबर थी। इसे सुनकर मुसलमान बहुत खुश हुए थे, क्योंकि कुछ सूबों में उन्हें हकूक़ दिए गए थे कि वो अपने इलेक्शन जीत सकें, जहाँ पे मुसलमानों की मेजॉरिटी है वहाँ पे वो नुमाइंदगी कर सकें। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ था वो लखनऊ पैक्ट था। लखनऊ पैक्ट हिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हमें जानना पड़ेगा कि ये लखनऊ पैक्ट हुआ क्यों था और इसकी वजह क्या थी।
देखें, लखनऊ पैक्ट अगर हुआ था तो वो कैद आज़म की वजह से हुआ था, पहले ये समझ लें। कैद आज़म कैद आज़म क्योंकि 1906 को इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया था, 1906 में कांग्रेस के मेंबर थे, और 1913 में इन्होंने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। अब इट मींस ये कांग्रेस के पार्ट भी थे, मुस्लिम लीग के पार्ट भी थे, तो ये दोनों को मिला रहे थे। दोनों को मिलाने में ब्रिज का काम किया था इन्होंने। इन्होंने लखनऊ पैक्ट में 1916 में मुसलमानों, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस को मिलाया था। वो सर्विसेज किसकी थी? कैद आज़म की। इस वजह से इन्हें 1916 में एक खिताब भी दिया गया था, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। और ये किसने दिया था? ये सरोजनी नायडू ने दिया था। सरोजनी नायडू जो कि बहुत बड़ी एक्टिविस्ट थी इंडिया की, उन्होंने कैद आज़म को ये टाइटल दिया था, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, यानी हिंदू मुस्लिम मुसलमानों को मिलाने के सफ़ीर। अब ये लखनऊ पैक्ट हुआ क्यों था, इसकी वजह हम जानते हैं। वर्ल्ड वार जो फर्स्ट थी, ये 1914 में स्टार्ट हुई, 1918 में जाके एंड हुई। 1914 में जो ब्रिटिशर्स थे, बरतानिया था, वो फाइट कर रहा था अलाइड पावर्स के साथ मिलकर, सेंट्रल फोर्सेस, सेंट्रल पावर्स के खिलाफ वो फाइट कर रहे थे। अब इनकी टोटल जो तवज्जो थी ब्रिटिशर्स की, वो वर्ल्ड वार फर्स्ट पे थी, जो 1914 में स्टार्ट हुई, 1918 में ख़त्म हुई। उसके बाद जो कांग्रेस थी और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी, ये आपस में बहुत ज़्यादा दुश्मन हो गए थे, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। क्यों दुश्मन हो गए थे? क्योंकि 1911 में मैंने आपको बताया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल मनसूख करा दी थी कांग्रेस ने, जो इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च की, जिसकी वजह से कांग्रेस जो है वो स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च करने के बाद कामयाब हो गई थी पार्टीशन ऑफ बंगाल को मंसूख कराने में। उसके बाद मुसलमान और हिंदू एक दूसरे के दुश्मन हो गए थे, खिलाफ हो गए थे, और फिर इन ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। ये चाहते थे कि ये दोनों इकट्ठे हो जाएं, आपस में इनका इत्तेहाद हो। तो ये इत्तेहाद सक्सेसफुल हुआ था 1911 में, 1916 में, लखनऊ पैक्ट में, लखनऊ के मकाम पर। और ये इकट्ठे क्यों हुए थे, ये देखें, ये जानने की कोशिश करें। मस्जिद था एक, और यूपी में एक मस्जिद थी, और यूपी में एक मंदिर था, जिसे 1913 में ब्रिटिशर्स ने गिराकर वहाँ पे सड़क बनानी थी। सड़क के रास्ते में मस्जिद आ रही थी और मंदिर आ रहा था, तो 1913 में उत्तर प्रदेश स्टेट में बरतानिया ने उसे गिरा दिया था, मंदिर को भी और मस्जिद को भी, रोड की वजह से। तो मुसलमानों और हिंदुओं के दिल में ये नफ़रत जागी कि हम इकट्ठे होते हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशर डालेंगे ब्रिटिशर्स पे। तो लखनऊ के मकाम पर इकट्ठे हुए थे 1916 में, जिसे लखनऊ पैक्ट का नाम दिया जाता है। ये इसका बैकग्राउंड था टोटल। लखनऊ पैक्ट में अब क्या हुआ था? कांग्रेस मुस्लिम लीग यूनिटी, ये इसका मकसद था लखनऊ पैक्ट में। सेल्फ रूल चाहते थे। सेल्फ रूल मींस अकेले रूल करना। जो कांग्रेस था, कांग्रेस की जमात थी हिंदुओं की, उनका ये नारा था कि हम खुद ही अपना निज़ाम चलाना चाहते हैं। सेल्फ रूल, खुद हुकूमत करना चाहते हैं, खुद गवर्नमेंट करना चाहते हैं, ये उनका नारा था। इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने 19 लोगों की एक कमेटी बना दी थी। कब? कलकत्ता में, नवंबर 1916 में। उस कमेटी ने ये जानना था कि क्या-क्या ऐसी खामियां हैं, क्या-क्या रिफॉर्म्स करनी है, क्या-क्या बेहतरी लानी है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। अब वो रिफॉर्म्स क्या थी, पहले उन रिफॉर्म्स को देख लेते हैं। मुसलमानों ने कहा कि, हिंदुओं से कहा कि हम आपका साथ देते हैं अगर हमारी ये शराइत अगर आप मान लेते हैं तो। उन्होंने कहा कौन सी शराइत हैं? ये वो रिफॉर्म्स थी। पहली रिफॉर्म्स थी मुस्लिम सीट्स, मुसलमानों को सीट्स दी जाएं। किस चीज़ में? वो जॉब्स हैं, वो असम्बली है, वो जिस भी चीज़ है, मुसलमानों को उसमें नुमाइंदगी दी जाए। पहली ये थी।
सेकंड, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हो, जो सूबे हैं वो खुद मुख्तार हों, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के सूबे आज़ाद हैं चारों के चारों, फेडरल सिस्टम है पाकिस्तान का। इसी तरह कायद आज़म ने कहा कि जो प्रोविंस हैं वो ऑटोनोमस हों, क्योंकि पंजाब में मुसलमानों की हुकूमत है, ये आज़ाद होना चाहिए, बंगाल आज़ाद होना चाहिए, सूबे अपना नज़्म व नस्क खुद चलाएं। अगर इस बात पे आप हमारा साथ देते हैं तो हम आपके साथ खड़े हैं। सेकंड, हिंदू प्रोटेक्शन। हिंदुओं ने कहा कि जहाँ पे हिंदू कम है, हिंदू को प्रोटेक्ट करें आप लोग, मुसलमानों से कहा। फिर मुसलमानों ने भी कहा कि जहाँ पे मुसलमान मिनॉरिटी में हैं, अक़लियतों में हैं, कम तादाद में हैं, हिंदू भी उन्हें प्रोटेक्ट करें। मुसलमान भी मान गए थे, हिंदू भी इस बात पे मान गए थे। थर्ड, जो फोर्थ कंडीशन थी, रिफॉर्म्स थी, वो ये थी कि वन थर्ड इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में वन थर्ड नुमाइंदगी दी जानी चाहिए। वन थर्ड मीन्स 3 में से 1 मुसलमान होना चाहिए इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में। कायद आज़म ने कहा इस शर्त को आप मानें, और ये कांग्रेस इस चीज़ को भी एक्सेप्ट किया था। और फिफ्थ थी गवर्नर एंड कौंसल हाफ इंडियन। गवर्नर है या उसकी कौंसल है, उसमें आधे इंडियन हों, ये ब्रिटिशर्स से कहा था। ब्रिटिशर्स भी इस बात को मान मान गए थे। तो ये 5 कंडीशन थी, ये 5 शराइत थी, जिसकी बेस पे लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के दौर में। ये याद रखिएगा, उस वक्त जो वासराय था वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। 1916 से लेकर 1921 तक यही रहा, ये इसका था। और कायद आज़म का रोल इसमें बहुत पॉजिटिव था, क्योंकि इन्होंने पहली दफ़ा कांग्रेस और मुस्लिम लीग को आपस में मिलाया था, अपनी कुछ शराइत दी थी। नेक्स्ट है मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। अब ये टॉपिक थोड़ा सा टफ है, इसे अंडरस्टैंड कीजिएगा। मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स का दूसरा नाम इंडियन गवर्नमेंट एक्ट भी है। ये इंडियन गवर्नमेंट एक्ट था। पहला एक्ट, पिछला एक्ट कब आ रहा है, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स में 1909 में। उसके बाद जो एक्ट आया है वो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट था 1919, 1919। उस वक्त अभी बताया है मैंने, लॉर्ड चेम्सफोर्ड का टेन्योर था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ये इंडिया का वासराय था इसके दरमियान, और ये जो मॉन्टेग था ये मिनिस्टर था, वज़ीर था। इसके दरमियान इन दोनों ने मिलकर ये मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स बनाई थी 1919 में, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहते हैं। इसकी क्या प्रपोज़ल थी? इन्होंने प्रपोज़ल दी थी कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें 3 इंडियन होंगे। ये पहली इनकी शर्त थी कि जो कानून साज असेंबली होगी, एग्जीक्यूट कराती है लॉ को, उसमें 3 इंडियन इन्होंने कहा था होंगे। दूसरा, बाइकैमरल लेजिस्लेशन होगी। बाइकैमरल, बाई का मतलब होता है 2। बाइकैमरल मींस अपर हाउस और लोअर हाउस होगी। जैसे पाकिस्तान का जो निज़ाम है अब बाइकैमरल है, एक अपर हाउस है, एक लोअर हाउस है। लोअर हाउस नेशनल असेंबली है, अपर हाउस हमारी सेनेट है। 1973 में सेनेट का इजाफा हुआ था, तो हमारी लोअर हाउस नेशनल असेंबली को कहते हैं, अपर हाउस हमारी सेनेट को कहते हैं। इन्होंने भी कहा था कि बाई कैमरल लेजिस्लेशन होनी चाहिए। मींस क्या हो, काउंसिल ऑफ स्टेट हो और लेजिस्लेटिव असेंबली हो, दो थी। अपर हाउस इनकी काउंसिल ऑफ स्टेट थी, जैसे हमारी सेनेट है, और लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली थी इनकी, जैसे हमारी नेशनल असेंबली है। ये इन्होंने कहा था इस एक्ट में ये चीज़ें होंगी, ये प्रपोजल दे रहे हैं वो। दूसरी चौथी शर्त ये थी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन सेंटर एंड प्रोविंसेस। जो ताकत है वो सेंटर में भी डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, और फिर सूबे भी खुद मुख्तार होंगे, उनको भी ताकत दी जाएगी। जो ताकत है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। फिर फिफ्थ था इंक्रीज पावर ऑफ असेंबली। जो असम्बली है, उनकी असम्बली थी लेजिस्लेटिव असम्बली, कानून साज असम्बली, उसकी ताकत में इजाफा किया जाएगा, उसे, उसके कानून को प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसके इख्तियारात में इजाफा किया जाएगा। और सिक्स थी सेपरेट इलेक्शन। जो जुदागाना इंतखाबात, जो मुसलमानों का एक बहुत बड़ी विश थी,
उसको उन्होंने कहा कि काफ़ी प्रोविंसेस में हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और ये काफ़ी प्रोविंसेस में इम्प्लीमेंट हुआ था। और फिर 7 था अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमीशन, कि हम एक ऐसा कमीशन लेकर आते हैं जो हर 10 साल बाद ये चेक करेगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ठीक रहा या नहीं, और इसमें कौन कौन सी रिफॉर्म्स करनी चाहिए, कौन कौन सी बेहतरी करनी चाहिए। हर 10 साल बाद ये आएगा। ये मॉन्टेग चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म्स थी, या इंडियन गवर्नमेंट एक्ट था 1919। अब इसमें एक और चीज़ का भी इजाफा हुआ, वो है डैरची सिस्टम। डैरची सिस्टम ये था, रिजर्व सब्जेक्ट्स थे और ट्रांसफ़र सब्जेक्ट थे। जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे वो गवर्नमेंट के गवर्नर के अंडर थे, जो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट थे वो मिनिस्टर्स के अंडर हुआ करते थे। तो जैसे हमारा फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम में टोटल जो ज़्यादातर इख्तियारात होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के होते हैं। तो फेडरल सिस्टम बेस्ट होता है। इनके यहाँ 1919 में डायरची सिस्टम था, रिजर्व सब्जेक्ट्स थे जो गवर्नर के अंडर थे, जो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट थे वो उनको मिनिस्टर्स कंट्रोल करते थे। जो बड़े-बड़े सब्जेक्ट्स थे, फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ॉरेन का महकमा है, फ़ॉरेन के अलावा डिफेंस का महकमा है, फ़ाइनेंस का महकमा है, ये बड़े-बड़े महकमे जो है बरतानिया के पास थे। जो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट थे, ये छोटे-छोटे महकमे वो इंडियन को दे दिए गए थे। ये डायरची सिस्टम था 1919 में। ये क्वेश्चन आता है कब आया था डायरची सिस्टम? 1919 में, 1919 में। इसके अलावा इन्होंने डिवीज़न की थी प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की, जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको डिवाइड कर दिया था। और नेक्स्ट है, ये फेल हो गया था, फेलियर। इसकी फेलियर की क्या वजह थी? क्योंकि पॉलिटिकल टर्मोइल था, बहुत हम आहंगी थी, क्योंकि उसी वक्त वर्ल्ड वार फर्स्ट जो है एंड हुई थी। इस वजह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा अफरा तफरी थी। इस वजह से ये जो मॉन्टेग चार्ल्सटन रिफॉर्म्स थी ये फेल हो गई थी, नाकाम हो गई थी। इसकी फेलियर की यही वजह थी, वर्ल्ड वार फर्स्ट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं खिलाफत मूवमेंट। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, खिलाफत मूवमेंट। आज ये जो 3 क्लासेस थी इसमें थोड़ा हम कम पढ़ रहे हैं, क्योंकि स्टार्ट में है, बेस बनानी है आपकी। दूसरा ट्रायल क्लासेस हैं, इस वजह से थोड़ा कम पढ़ेंगे, कल भी कम पढ़ेंगे। जो मंडे से है वो तब हम टाइम भी एक्सटेंड करेंगे और ज़्यादा पढ़ेंगे। अब खिलाफत मूवमेंट को डिस्कस करते हैं। खिलाफत मूवमेंट, पहले इसका बैकग्राउंड देख लें कि ये खिलाफत मूवमेंट क्या थी। खिलाफत मूवमेंट वर्ल्ड वार फर्स्ट हुई थी, अभी आपको बताया, 1914 में, और 1918 में जाके एंड हुई थी। वर्ल्ड वार फर्स्ट में तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया था, क्योंकि ये सेंट्रल पावर्स में शामिल थी। तुर्की, जर्मनी, इसके अलावा सर्बिया था, और अलाइड पावर्स में यूके था, फ्रांस था, ऑस्ट्रिया था। ये अलाइड पावर्स में शामिल थे। अब इसका बैकग्राउंड थोड़ा देख लें कि जब वर्ल्ड वार फर्स्ट स्टार्ट हुई, तुर्की के अगेंस्ट लड़ रहा था ब्रिटेन। बरतानिया ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों को कहा कि आप इस वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में हमारी मदद करें। जब हम कामयाब हो जाएंगे तो इन्होंने वादा किया कि हम तुर्की को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उसकी जो खिलाफत है उसको नहीं तोड़ेंगे। क्योंकि तुर्की जो है ये हज़रत अबू बकर के दौर से बहुत, खिलाफत का दौर बहुत मुक़द्दस आ रहा है मुसलमानों के लिए। इस वजह से मुसलमान नहीं चाहते थे कि इस खिलाफत को कोई नुकसान पहुँचे। उस वक्त ब्रिटिशर्स ने मुसलमानों से वादा किया कि हम खिलाफत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन जब वो जंग जीत गए उस वक्त वो इसको, खिलाफत को टुकड़े करने के लिए उन्होंने स्टार्ट कर दिए। इस वजह से मुसलमानों ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में खिलाफत मूवमेंट निकाली थी, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूवमेंट थी। 1919 में स्टार्ट हुई और 1923-24 में जाके एंड हुई थी, ख़त्म हुई थी। अब इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। देखें, इंडियन थे,
इंडियन में कांग्रेस भी साथ थी खिलाफत मूवमेंट में, और मुस्लिम लीग भी साथ थी। दोनों ने इकट्ठे मिलकर ये खिलाफत मूवमेंट निकाली थी। इस दफ़ा ब्रिटिशर्स पे प्रेशर डालने के लिए दोनों ने साथ दिया था, कांग्रेस ने भी, मुस्लिम लीग ने भी। खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई थी 1918 में। उस वक्त दोनों अली ब्रादर मौलाना शौकत अली जौहर और मौलाना मोहम्मद अली जौहर दोनों जेल में थे। फिर 1919 में ये रिहा हुए थे। जैसे ही ये वापस आए, इन्होंने एक खिलाफत कमेटी बनाई। खिलाफत कमेटी का सरबराह मौलाना शौकत अली जौहर को बनाया गया। अली ब्रादर्स सरबराह थे, और इन्होंने पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जाके विजिट करना था, मुसलमानों को उभारना था, उजागर करना था कि तुर्की की जो खिलाफत है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचने वाला है। हमारे मुक़द्दस मकामात वहाँ पे हैं, तो आप जो है स्ट्राइक करें, बाहर निकलें, हमारा साथ दें। ये खिलाफत कमेटी जगह जगह पे जाके इसने विज़िट किया। उसके बाद खिलाफत डेपुटेशन बना था। खिलाफत डेपुटेशन ने इंडियन वासराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ये था 1919 से लेके 1921 तक, इसके इससे जाके विजिट किया और इसको बताया कि भाई आप अपने वादे पे पूरा उतरें, नहीं तो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में स्ट्राइक होगी और बहुत ज़्यादा नुकसान होगा आपको। आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। शुरू में आपने कहा था कि आप तुर्की को महफूज रखेंगे, तुर्की की खिलाफत को कोई नुकसान नहीं होगा। फिर वासराय ने कहा ठीक है, मैं अपने प्राइम मिनिस्टर से मिलकर उनसे डिस्कस करूँगा। फिर ये आपको बताया है 19 जनवरी 1920 को मीटिंग की थी वासराय के साथ। फिर ट्रीटी ऑफ सेवरेस हुआ था तुर्की में। ट्रीटी ऑफ सेवरेस 1920 में हुआ था। ये हर डेट जो आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पेपर में काफ़ी दफ़ा आ चुकी हैं चीज़ें। ट्रीटी ऑफ सेवरेस 1920 में हुआ था तुर्की में, जिसमें ये एग्रीमेंट तय पाया था कि चंद सालों में तुर्की की खिलाफत जो है ये टूट जाएगी, खिलाफत ख़त्म हो जाएगी। ये ट्रीटी ऑफ सेवरेस था। 100 साल का ट्रीटी था, और 100 साल के बाद भाई बहाल किया जाएगा खिलाफत को, तो 100 साल के लिए इसे ख़त्म कर दिया जाता है। ये ट्रीटी ऑफ सेवरेस था। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये 1920 में मुसलमानों ने निकाली थी, कांग्रेस पे प्रेशर डालने के लिए कि हिंदुओं से, ब्रिटिशर्स से कोई तामुन नहीं किया जाएगा। उनकी जो ब्रिटिश गुड हैं वो हम नहीं परचेज़ करेंगे, जो चीज़ें हैं, कपड़ा है, सामान है जो बेचते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब से हम बायकॉट करते हैं। इंस्टीट्यूट हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, उनका हम बायकॉट करते हैं। तो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी आता है। कब लॉन्च की गई थी? 1920 में, कि ब्रिटिशर्स से आपको किसी किस्म का कोई ताउन नहीं किया जाएगा। ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी। इसके अलावा 1920 में हिजरत मूवमेंट निकाली गई थी। हिजरत मूवमेंट, अबुल कलाम आज़ाद ने एक फ़तवा दिया था मुसलमानों को कि ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है यहाँ पे अब रहना मुसलमानों के लिए ठीक नहीं है, आप यहाँ से हिजरत करें। तो कहा जाता है 5 से 15 लाख मुसलमानों ने यहाँ से हिजरत करने के लिए वो तैयार हुए कि वो अफ़गानिस्तान जाएंगे। जब अफ़गानिस्तान में जाने लगे, 15 से 20 हज़ार मुसलमान वहाँ एंटर हुए थे, तो उन्होंने बॉर्डर बंद कर दिया, और हज़ारों की तादाद में मुसलमान जो है उनकी अमवात हो गई थी, वहाँ पे डेथ हो गई थी। कोड़े दामों वो अपना सामान बेचकर दूसरी जगह जाने लगे थे, लेकिन उन्होंने भी आगे से अपने बॉर्डर बंद कर दिए। तो बहुत ज़्यादा अनार्की पैदा हो गई, इंतशार पैदा हो गया इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो हिजरत मूवमेंट पूछे तो 1920 में। इसके अलावा मोपला रिवॉल्ट का भी क्वेश्चन आता है। मोपला रिवॉल्ट कहाँ पे हुई? मोपला रिवॉल्ट हुई थी केरला में। केरला, केरला एक कस्बा है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। वहाँ पे मुसलमान जो हैं पुरअमन एहतजाज के लिए बाहर निकले थे, तो ब्रिटिशर्स ने वहाँ पे गोलियां चला दी थी, और तकरीबन 60 के करीब जो लोग थे उनकी अमवात हो गई थी। तो मोपला रिवोल्ट कहाँ पे निकली थी? केरला में। ये काफ़ी क्वेश्चन पूछता है ये। फिर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट निकली थी 1922 में। 1922 में एम के गांधी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च की थी 1922 में।
कि ब्रिटिशर्स को जो है हम कोई टैक्स पे नहीं करेंगे। तहरीक नाफरमानी कि ब्रिटिशर्स की अब किसी भी बात को हम नहीं मानेंगे, उनके टैक्सेस पे नहीं करेंगे। ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट थी 1922 में। इसके अलावा चोरा चोरी का वाक़या हुआ था 1922 में। चोरा चोरी एक जगह का नाम है, कस्बा है, गांव है, जहाँ पे कांग्रेस के और मुसलमान जो थे ये इकट्ठे पुरअमन एहतजाज कर रहे थे गांव में। वहाँ पे आगे चोरा चोरी के मकाम पर कुछ पुलिस वालों ने रोका था, तो उन्होंने फिर पुलिस वालों को पकड़कर जिंदा जला दिया था, जिससे 20 से 22 पुलिस के जवान जो है वो मार दिए गए थे, जिंदा जल गए थे। तो जो गांधी थे वो वायोलेंस, वो नहीं चाहते थे कि इस तरह की वायोलेंस हो, इस तरह का कोई तशद्दुद हो। तो उन्होंने फिर अपने आप को साइड पे हटा लिया, कांग्रेस को साइड पे कर लिया कि हम इस खिलाफत मूवमेंट का अब हिस्सा नहीं बनेंगे। तो इन्होंने यहाँ पे नेगेटिव रोल प्ले किया था। रोल ऑफ कांग्रेस आता है, रोल ऑफ कांग्रेस नेगेटिव है, क्योंकि इन्होंने फिर एन वक्त पे इतना ज़्यादा प्रेशर बनने के बाद अपने आप को साइड पे कर लिया था 1922 में चोरा चोरी के मकाम के बाद। और फिर डेमोलेशन ऑफ खिलाफत आखिरकार 1923 में जब कमाल अतातुर्क तुर्की का ये बना था, उसने खिलाफत को ख़त्म कर दिया। उसने मॉडर्न तुर्की की बुनियाद रखी थी। उसने कहा अब खिलाफत का दौर ख़त्म है और मॉडर्न तुर्की लॉन्च किया जाता है। तो ये आज के टॉपिक थे। कल कल इंशाल्लाह ये 1947 तक ये हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। वालेकुम सलाम। नदवतुल उलमा देखें, ना हक में था ना मुखालिफ था। नदवतुल उलमा का बेसिक पर्पस देखें, जो सर सैयद अहमद ख़ान थे वो वेस्टर्न एजुकेशन पे फोकस कर रहे थे, वो इंग्लिश को प्रमोट कर रहे थे। जो दारुल उलूम देवबंद था वो इस्लामी तालीमात को प्रमोट कर रहा था। जो नदवतुल उलमा दरमियान में एक इंस्टीट्यूशन बना, उसने इंग्लिश को भी प्रमोट किया, उसने इस्लामिक एजुकेशन को भी प्रमोट किया। तो दोनों के हक में था, ये ब्रिज का काम कर रहा था, दोनों को प्रमोट कर रहा था, तो किसी के हक में या खिलाफ नहीं था। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? देखें, ये टॉपिक टॉपिक भी हम साथ साथ पढ़ेंगे। फिर वीक में 3 दिन ये हो जाएगा, या फिर 1 वीक ये होगा, 1 वीक वो होगा। वो एमसीक्यूज भी आपको क्लियर करा दूंगा। वो ऐसे नहीं है कि कैसे आते हैं, वो मंडे से या ट्यूसडे से या उससे नेक्स्ट वीक जो है हम वो एमसीक्यूज भी करेंगे कि किस टाइप के बनते हैं, क्या क्या बनते हैं, क्या डिटेल आएगी। प्रीवियस पेपर भी करेंगे, तो हर लिहाज से बेस्ट हो जाएगा। अभी आप स्टार्टिंग में हैं, आप सबको वाकई कन्फ्यूजन होगी कि पेपर बनता किस टाइप का है, कैसे है, क्या चीज़ें आती हैं। तो ये कन्फ्यूजन सारी आपकी दूर हो जाएंगी, ये हर चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। आपकी बेस भी बनानी है मैंने, और ये सारी चीज़ें क्लियर भी करानी है। तो इस मामले में आप कन्फ्यूजन का शिकार ना हो, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जी, कोई और क्वेश्चन? ठीक है, थैंक यू। वालेकुम सलाम। हाँ, सही। जी।
जी। ये हाँ, यही बात मैं कर रहा हूँ। देखिए, टॉपिक पढ़ाने का मकसद यही है कि आपके 8, 10, 12 क्वेश्चन जो वहाँ से बनते हैं उस टॉपिक से, वो हर चीज़ क्लियर हो जाए, उसका बैकग्राउंड, उसकी टोटल डिटेल। तो ये मैं आपको बार-बार कह रहा था, ये सारे ही क्वेश्चन बने हुए हैं, जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ, इसमें से ये सारे ही क्वेश्चन हैं। फिर इसके अलावा भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है, तो हम वो भी करेंगे, डेफ़िनेटली वो करेंगे। वो एमसीक्यूज़ भी हम रीड आउट करेंगे ताकि आपका एक डेप्थ में एक आई कांटेक्ट बने कि कैसे बनता है, क्या है, वो भी हम कवर करेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये क्लास एंड होने वाली है, तो अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन करानी है तो करा लें ताकि आप परमानेंट ग्रुप में शिफ्ट हो जाएँ। मंडे से जो है वहाँ पे परमानेंट तरीके से लेक्चर होंगे। तो कल भी इसी तरीके से ये क्लास होगी, फ्री सेशन होगा, और मंडे से जो है लिंक सिर्फ पेड ग्रुप में आएगा। तो आप में से जिसने भी रजिस्ट्रेशन करानी है वो करा लें जल्दी से ही। ठीक है, थैंक यू।